ओके बेटा, आज का लेक्चर रहेगा अपना क्लास 11 हिंदी मीडियम के चैप्टर 6 लर्निंग में चल रहा था। इसका नाम था कार्य ऊर्जा और शक्ति। इसमें आपको हम बता चुके हैं बेटा गतिज ऊर्जा के बारे में और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसके बाद इसमें आता था बेटा यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम, वो इस सिलेबस में से हटा दिए गए हैं कोविड-19 की वजह से। तो आज हम पढ़ेंगे संरक्षित एवं असंरक्षित बल, असंरक्षित बल। सबसे पहले अपना आता है संरक्षित बल। संरक्षित बल तो सबसे पहले बेटा इसको मैं 3 परिभाषाओं में विभक्त करूंगा। इसको संरक्षित बल किसे कहते हैं ये मैं 3 परिभाषाओं में विभक्त करूंगा। जिसमें से नंबर 1 पहली परिभाषा जिसको मैं बोलूंगा प्रथम परिभाषा। प्रथम परिभाषा इसका मतलब है, पहली परिभाषा का मतलब सुनिएगा क्या है कि संरक्षित बल के अधीन या ऐसा बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे बल को संरक्षित बल कहा जाता है। पहली परिभाषा में क्या बोला? ऐसा बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे बल को संरक्षित बल कहा जाता है। कैसे बेटा देखिए, अगर ये बिंदु ए है और ये बिंदु बेटा बी है, हमें ए से बी तक पहुंचना है या किसी वस्तु को ए से बी तक पहुंचाना है, तो ए से बी तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या क्या हो सकता है? देखिए, एक अपन ऐसे ले सकते, कैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पथ ये हो गया, एक पथ ये भी है और एक पथ अपने पास ये। बोलो, ए से बी तक ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। इसको मैं मान लिया पथ नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड और इसको मान लिया थर्ड। तो मैंने क्या बोला है कि पथ पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप इस पर जाइए चाहे इस पर जाइए, ये पथ पर निर्भर नहीं करता। ये किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। अर्थात ए से बी तक अगर आप इधर जाओगे तो भी उतना ही कार्य होगा, इधर से जाओगे तो भी उतना ही कार्य होगा और इधर जाओगे तो भी उतना ही कार्य होगा। इसलिए पथ चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पहला कार्य बराबर होगा दूसरे के और बराबर होगा तीसरे पथ के। इस प्रकार ये है इसकी प्रथम परिभाषा। यानी ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, चाहे किसी भी पथ का अनुसरण करते हुए जाइए, किया गया कार्य सबके लिए कैसा होगा? बराबर। अब आती है नंबर 2 यानी द्वितीय परिभाषा। द्वितीय परिभाषा तो बेटा द्वितीय परिभाषा क्या है इसको समझो। ऐसा बल जिसके अधीन एक पूरे चक्र में, इसमें बेटा एक पूरे चक्र में, चक्र का मतलब जहां से चले वहीं लौट के आ जाए,
ऐसा बल जिसके अधीन एक पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य हो, किया गया कार्य शून्य हो। क्या बोला? ऐसा बल जिसके अधीन एक पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य हो उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षी बल। इसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी है, तो एक पूरा चक्र किसे कहते हैं? जैसे आप ए से बी तक इस पथ पर गए और बी से वापस आप इस पथ पर लौट आए, तो इसे क्या कहेंगे? पूरा चक्र। जहां से गए वहीं लौट आए तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ऐसे कह सकते हैं कि W ए से बी तक प्लस W बी से ए तक किए गए कार्य का योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात ये कार्य बराबर होगा इसके, लेकिन इसका मान कैसा होगा? विपरीत। ये उधर जाएगा तो माइनस। इसका मतलब ये दोनों कार्य बराबर और विपरीत होते हैं, इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य। ये हमारी दूसरी परिभाषा है। तीसरी आ जाएगी संरक्षी बल की तीसरी परिभाषा, यानी तृतीय परिभाषा। तृतीय परिभाषा को समझिए। तीसरी परिभाषा क्या है? ऐसा बल जिसके अधीन एक पूरे चक्र में, इसमें एक पूरे चक्र में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? संरक्षी बल। ऐसा बल जिसके अधीन एक पूरे चक्र में स्थितिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा बेटा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो? शून्य हो, तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहा जाता है। कैसे बेटा? आपको मैंने पढ़ाया क्या? मैंने पढ़ाया ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय से मैंने बताया था कि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। लेकिन अभी मैंने बोला कि एक पूरे चक्र में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा के बराबर 0, अर्थात अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर 0, अर्थात kF बराबर ki। मतलब अगर एक पूरा चक्र लगाते हो तो ऐसी स्थिति में उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा का मान उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए उसमें परिवर्तन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। एक ऐसा बल, अब तीनों को मिला दो, एक ऐसा बल जो इन तीनों परिभाषाओं को क्या करता है? फॉलो करता है, या इन तीनों परिभाषाओं को रखता है, ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? संरक्षी बल। दैट्स राइट। ऐसा बल जो पथ पर निर्भर नहीं करे, किया गया कार्य पूरे चक्र के लिए शून्य हो और पूरे चक्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य हो, ऐसे बल को संरक्षी बल कहा जाता है। जैसे कोई उदाहरण पूछे संरक्षी बल के उदाहरण, तो गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल। एक होता है विद्युत बल जो आवेशों के मध्य लगता है, ये भी कैसा बल है? संरक्षी बल है। और एक होता है बेटा प्रत्यास्थ बल जो प्रत्यास्थ वस्तुओं में लगता है, ये बल यानी आदि। ये सारे के सारे बल कैसे हैं बेटा? ये सारे के सारे बल संरक्षी बल है जो इन तीनों नियमों का पालन करते हैं। अब आ जाओ किस पर बेटा? संरक्षी की जगह अब आ जाएगा असंरक्षी।
सॉरी यहाँ पर संरक्षी था। अब इधर देखो, यहां संरक्षी की जगह क्या आ जाएगा, असंरक्षी बल। अब समझो बेटा, असंरक्षी बल क्या होता है, आयुक्त प्रथम परिभाषा जस्ट इसके विपरीत, ऐसा बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, निर्भर करेगा, इसमें निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि इस पथ पर किया गया कार्य, इस पथ पर किया गया कार्य, इस पथ पर किया गया कार्य, तीनों कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, अर्थात तीनों बराबर नहीं होंगे। ये पहली परिभाषा, उल्टा चलना है बस। दूसरी परिभाषा में, जिसके अधीन एक पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं हो, शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात डज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात ये डज नॉट इक्वल टू, मतलब पूरे पथ पर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, अर्थात दोनों का योग जीरो के बराबर नहीं आएगा, ये हो गया। अब ये हो गया तो यह क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। इसका मतलब W डज नॉट इक्वल टू, बोलो, अरे W का मतलब है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से W बराबर डेल्टा के, बट मैं ये कह रहा हूं कि W डज नॉट इक्वल टू जीरो, कहां से, यहां से, और W डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा के डज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात डज नॉट इक्वल टू जीरो और डज नॉट इक्वल टू ये बराबर नहीं हो। इसके उदाहरण करते हैं बात, इसके उदाहरण देखिएगा, तो उदाहरण में असंरक्षी बल के उदाहरण में आ जाएगा, जैसे जैसे घर्षण बल, घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, ठीक है बेटा। दूसरा श्यान बल, जो द्रवों में लगता है, श्यान द्रवों में, श्यान बल पढ़ेंगे इसको बेटा, जब लिक्विड वाला चैप्टर आएगा द्रव वाला तब इसको पढ़ेंगे, श्यान बल। और एक है वायु का प्रतिरोध, जो वायु मार्ग पर रुकावट डालती है, ये सारे के सारे बल कैसे बल हैं, असंरक्षी बल हैं, ये तीनों गुणों का पालन करते हैं, राइट। तो इस प्रकार हमने पढ़ा संरक्षी और असंरक्षी बल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करते हैं आइंस्टीन के, ये 12th में काम आएगा बेटा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने क्या कहा कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप होता है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, अर्थात यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान में क्षति होती है तो वो क्षति किसमें बदली जा सकती है, ऊर्जा में। तो इन्होंने यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और यदि m द्रव्यमान की क्षति होती है, यदि m द्रव्यमान की क्षति होती है तो इससे बनने वाली ऊर्जा का मान होगा E बराबर mc²। ये किसने दिया, आइंस्टीन। जहां पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और c क्या है बेटा, यहाँ c है प्रकाश का वेग, इसका वेग, प्रकाश का वेग, इसका मान होता है बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल, या ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको लिखा जाता है ईबीसी, जिसे लिखते हैं ईबीसी, संबंध होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में ये संबंध होता है, राइट बेटा। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान में, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान में 1 ग्राम, कितनी बेटा, 1 ग्राम की क्षति होती है, 1 ग्राम की क्षति होती है, तो बताइए इसकी समतुल्य ऊर्जा क्या होगी, इसके समतुल्य ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिएगा, E बराबर क्या सूत्र होता है, mc², और m का मान कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, और mks पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितने का भाग देंगे 1000। ये क्या हो जाएगा बेटा किलोग्राम, और इसको क्या लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम, राइट। तो अब आ जाओ यहां से, E बराबर m का मान कितना है बेटा 10 की घात माइनस 3, C का मान कितना होता है 3 गुना 10 की घात 8 और इसका होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो E बराबर 10 की घात माइनस 3 गुणा 3 का वर्ग 9 और 10 की घात 8 का वर्ग 16, तो ये हो जाएगा E बराबर 9 गुणा 10 की घात 3, इसमें से जाएगा 13 जूल ऊर्जा। कितनी आई बेटा, 1 ग्राम की समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 13, राइट। ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं किसके लिए, 1 ATM, यदि m बराबर कितना होता है 1 ATM, या इसको बोलते हैं AMU, इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई भी बोला जाता है इसको। और 1 ATM बराबर होता है, या AMU कहिए, इसका मान होता है बेटा 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। तो ऐसी स्थिति में E का मान mc² से E बराबर m का मान 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27, C का मान रखेंगे 3 गुणा 10 की घात 8, 3 का वर्ग 9 और 10 की घात 8 का कितना हो जाएगा 16 जूल मिल जाएगा। इसको हल करेंगे, 9 6 54 4 5 सॉरी 9 6 54 4 नासिक 5 54 5 59 9 नासिक 5 9 5 14.94 और 27 में से 16 गए तो कितने बचे 11, तो 10 की घात माइनस 11 जूल। तो बेटा इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये सूत्र है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो कितने का भाग लेना पड़ेगा 14.94 गुणा 10 की घात माइनस 11, इसमें भाग दे दो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का, तो किसमें चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू आती है लगभग 931.5 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे लिख देते हैं E बराबर 931.5, 6 का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट बेटा। इस प्रकार एक AMU की क्षति होती है तो इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। एक आता है बेटा युग्म विनाश, अगला टॉपिक है, ये 12th में काम आएगी, अभी थोड़ी सी जानकारी दी जाती है। युग्म विनाश, इसमें क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है बेटा पॉजिट्रॉन। ये तो है इलेक्ट्रॉन और ये क्या है पॉजिट्रॉन। जब ये आपस में टकराते हैं तो इनके द्रव्यमान की क्षति होकर के उच्च ऊर्जा उत्सर्जित होती है, क्योंकि द्रव्यमान में हुई क्षति किसमें बदल जाती है ऊर्जा में, तो उच्च ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं।
यानी ई इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, तो ये निकलते हैं उच्च ऊर्जा के फोटोन। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन है बेटा? पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब टकराते हैं तो उच्च ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार हमने आज इतना पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।